नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। यहां सबकी क्लास लगेगी, यहां खबर का हर चैप्टर खुलेगा और सबसे पहले पाठशाला की शुरुआत में आपको बताते हैं कि आज पाठशाला में कौन कौन से वो चैप्टर हैं जिनकी एक एक परत आपके सामने हम खोलने वाले हैं। पाठशाला में बात होगी कि मंत्री बनते ही नीतीश का नया यू टर्न क्या तय हो चुका है, वो क्यों हम कह रहे हैं, ये आज आपको पाठशाला में बताने जा रहे हैं। बताएंगे आपको कि मोदी को हराने के लिए नीतीश का जो शॉर्टकट है, क्या वो शॉर्टकट काम कर पाएगा और शॉर्टकट कौन सा है, ये भी आपको पाठशाला में बताएंगे। आज आपको बताएंगे कि क्या 10 लाख नौकरी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दे पाएंगे क्या, जैसा कि वादा किया जा रहा है। और इस वादे के पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड बताएंगे आपको कि नीतीश कुमार ने अपने 17 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में कितनी नौकरियां दी हैं। और साथ ही साथ ट्रिपल तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं की नई लड़ाई की बात होगी। मुसलमानों में 3 महीने वाले तलाक का चैप्टर भी खुलेगा और आपको बताएंगे एयरपोर्ट पर आपका चेहरा कैसे बोर्डिंग पास बनने जा रहा है। आपको बताएंगे जीपीएस के जमाने में 50 साल पुराने पिन कोड का चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं पाठशाला और सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरें एक साथ। तो बिहार में नई सरकार में मंत्री बने तेज प्रताप यादव को उनका पुराना विभाग नहीं मिला है। तेज प्रताप को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया। तेज प्रताप के पुराने मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग का चार्ज खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मिला। तेजस्वी यादव को 4 बड़े मंत्रालय मिले हैं, जिनमें स्वास्थ्य है, पथ निर्माण है, नगर विकास है और ग्रामीण कार्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग रखे। तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी के जवानों को ले जा रही बस खाई में गिर गई। बस में करीब 40 लोग सवार थे, जिसमें 37 आईटीबीपी के जवान थे। ये जवान अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी में लगे थे और यात्रा खत्म होने के बाद चंदनबाड़ी से पहलगाम लौट रहे थे। पहलगाम से 6 किलोमीटर पहले बस अनकंट्रोल हो गई और 200 फीट गहरी खाई में नीचे नदी में गिर गई। हादसे में 7 जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवान गंभीर रूप से घायल हैं। बताया गया कि बस का ब्रेक फेल हो गया था, इसी वजह से यह हादसा हुआ। तो वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां ने आतंकवादियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर गोलीबारी की, जिसमें कि एक सुनील कुमार भट्ट ने दम तोड़ दिया। इन पर शोपिया के चोटीपोरा में एक सेब के बागान में हमला किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बर्बर हमला करने वाले आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो उधर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कश्मीर में केंद्र और एलजी फेल हो गए। धारा 370 हटने पर बड़े बड़े दावे किए गए थे। अब पीएम और गृह मंत्री जवाब दें। तो वहीं जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग पर एक्टर अनुपम खेर ने कहा कि उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग कश्मीर फाइल्स फिल्म को काल्पनिक बता रहे थे। अनुपम खेर ने कहा कि कश्मीर में पिछले 30 सालों से यही हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने इसकी सच्चाई कश्मीर फाइल्स के जरिए बताई तो कुछ लोग फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे थे, जबकि उन्होंने फिल्म बनाकर कश्मीरी पंडितों को लेकर के देश का दर्द जगाने का काम किया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज तलाक हसन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई थी। याचिका में तलाक हसन को ट्रिपल तलाक की तरह असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में तलाक हसन अनुचित नहीं लगता, क्योंकि इसमें मुस्लिम महिलाओं के पास भी खुला तलाक का विकल्प है। इस मामले की सुनवाई अब 29 अगस्त को होगी। तलाक हसन में तलाक के लिए 3 महीने का वक्त होता है। मुस्लिम पुरुष 3 महीनों में 3 बार तलाक बोलकर पत्नी से तलाक ले सकता है। तो वहीं देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी अमूल ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए। बढ़े हुए दाम कल यानी बुधवार से लागू हो जाएंगे। यह 6 महीने में दूसरी दफा है जब अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाए हों। अमूल के साथ ही मदर डेयरी ने भी दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए। मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध अब आपको 61 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा, जबकि टोन्ड दूध 51 रुपए प्रति लीटर। दूध के दाम बढ़ाने की वजह ऑपरेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना बताया गया। पिछले महीने मदर डेयरी प्रोडक्ट्स पर
5% का जीएसटी भी लग गया था, जिसके बाद ये कॉस्ट बढ़ी। तो वहीं भारतीय सेना ने पैंगोंग लेक पर चीन को ताकत दिखा दी। सेना ने पैंगोंग लेक पर एक खास बोट उतारी, जिसमें एक बार में 35 जवान जा सकते हैं और ये बोट पैंगोंग लेक की किसी भी जगह पर बहुत कम वक्त में पहुंच जाएगी। इस बोट का इस्तेमाल करके लैंडिंग क्राफ्ट अटैक की ताकत का प्रदर्शन किया गया है। उधर भारत की आपत्तियों के बावजूद श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर चाइनीज स्पाई शिप पहुंच गया। युआंग बुआंग 5 नाम का चाइनीज स्पाई शिप 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक श्रीलंका के इसी पोर्ट पर रहेगा, जिसके बारे में भारत ने आपत्ति जाहिर की। तो वहीं विश्व फुटबॉल फेडरेशन यानी फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इससे भारत में अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी भारत से छीन गई। एआईएफएफ में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने गठित कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स का दखल है और फीफा को थर्ड पार्टी के दखल से दिक्कत है। फीफा का साफ कहना है कि जब तक एआईएफएफ का बोर्ड पूरी तरह से फुल कंट्रोल में नहीं आता, तब तक ये निलंबन जारी रहेगा। तो दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें बिहार में 10 लाख नौकरियों के वायदे का टेस्ट आज करेंगे। बिहार में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है कि 10 लाख नौकरियों के उस वायदे का क्या होगा जो वायदा तेजस्वी यादव ने चुनाव में किया था। अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि 10 लाख नौकरी कैसे दी जाएंगी। तेजस्वी यादव ने इस पर कहा था कि वो अभी डिप्टी सीएम है, सीएम नहीं है, सीएम बनेंगे तो कुछ करेंगे। तो उधर जो सीएम है नीतीश कुमार, वो कह रहे हैं कि जब तेजस्वी साथ हैं तो 10 लाख नौकरियां भी दी जाएंगी। नीतीश कुमार तो तेजस्वी से एक कदम बल्कि और आगे निकल गए और यह तक कह दिया कि 10 लाख सरकारी नौकरी भी देंगे और 10 लाख एक्स्ट्रा रोजगार भी देंगे। बहुत बेहतर बात है, बिहार के युवाओं का कल्याण होगा, लेकिन यह सब होगा कैसे? इसके लिए पैसा कहां से आएगा? नीतीश कुमार ने खुद अब तक के जो 17 साल मुख्यमंत्री रहे, उस 17 साल में कितनी नौकरियां दी, इसका टेस्ट करना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। लेकिन पहले जरा आप सुनिए कि तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में क्या वादा किया और नीतीश कुमार ने कल ही कैसे 10 लाख प्लस 10 लाख नौकरियों का कैसे ऐलान किया। मुख्यमंत्री बनते ही पहला अगर मेरा कलम चलेगा, सुनो नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग बड़ी संख्या में देंगे। अरे नौकरी वाला भी जो बात है, हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कंसेप्ट है कि भाई हम लोग कम से कम उसको तो 10 लाख तक कर दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हम करेंगे बच्चे बच्चियों के नौकरी के लिए भी और उसके अलावे हर तरह से आप समझिए उसके रोजगार के लिए। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा। तो नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार कैसे दें, ये सवाल आपके जहन में होगा। अब इस सवाल का जवाब जानने से पहले नीतीश कुमार का एक ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए कि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है और उन्होंने 17 साल में बिहार की बेरोजगारी पर क्या काम किया और इस वक्त बिहार में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। दरअसल एक संस्था है CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। वो संस्था कहती है कि अगर देश की बेरोजगारी दर के मुकाबले बिहार की बेरोजगारी दर को देखा जाए तो बिहार में बहुत ज्यादा बेरोजगारी दर। साल 2022 की बात कर लेते हैं। साल 2022 में बिहार में बेरोजगारी दर 18.8%, जबकि देश में बेरोजगारी दर 7.9%।
यानी देश की औसत से के दोगुने से भी ज्यादा बेरोजगारी बिहार के अंदर। और अगर रोजगार वाली आबादी के आंकड़े को देखें तो पूरे देश की तुलना में बिहार में इसका आंकड़ा काफी कम है। कोरोना से ठीक पहले की बात करते हैं। कोरोना से पहले 2019 में बिहार में 34.3% आबादी के पास रोजगार था, जबकि पूरे देश में 39.6% लोगों के पास रोजगार था। अब कोरोना के बाद की बात कर लेते हैं। कोरोना के बाद 2021 में बिहार में सिर्फ 31.2% आबादी के पास रोजगार था, जबकि देश में 37.2% आबादी के पास रोजगार था। यानी रोजगार देने के मामले में नीतीश कुमार फेल रहे हैं। इसलिए सवाल कि अब जब वो 20 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, तो बात किस आधार पर कह रहे हैं? वो आधार तो पता होना चाहिए ना। दरअसल जो CMIE की जो रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट के कुछ और आंकड़े मैं बताता हूं आपको कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट है बिहार के आंकड़ों को लेकर के, वो अभी तक क्या कहती है। उन आंकड़ों को आप देख लीजिए, जान लीजिए, और उसके बाद आप पता लगा लेंगे कि नीतीश कुमार कितना सही कह रहे हैं, या नीतीश कुमार के आंकड़े जो अभी तक रहे हैं उनके 17 साल में, वो कितने बेहतर रहे हैं। हम लोग सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार के बरक्स देश की बात कर रहे हैं। यानी देश में क्या हालात हैं और बिहार में क्या हालात है साल दर साल की। ये CMIE की रिपोर्ट है, किसी के मनगढ़ंत आंकड़े नहीं। एक संस्था जिसकी रिपोर्ट है कि इस वक्त बिहार में बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है। आप सुनिए जरा, सिर्फ बिहार में बेरोजगारी का आंकड़ा देखिए आप। बिहार में जो कुल बेरोजगार हैं उनकी संख्या है लगभग 38,64,000। ये बिहार के अंदर बेरोजगारों की संख्या है। माफ कीजिएगा, ये 64 नहीं 84,000 है। जबकि देश में आंकड़े क्या हैं आप देखिए। ये सिर्फ एक प्रदेश की बात है और देश में आप मान के चलिए कि लगभग 3 करोड़ के आसपास, यानी पूरे देश में लगभग 3 करोड़ और इकलौते बिहार में लगभग 39 लाख बेरोजगार युवाओं की संख्या के मामले में बिहार देश में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन सा राज्य है? पहले ये तो हुआ दूसरे नंबर पर, लेकिन टॉप कौन कर रहा है? टॉप कर रहा है राजस्थान। अब जो टॉप कर रहा है उसके आंकड़े तो आपको पता होने चाहिए ना। तो राजस्थान के आंकड़े हैं 66,19,000। ये बेरोजगारी दर। बिहार में 38,64,000 बेरोजगार, 84,000। देखिए राजस्थान और बिहार के दोनों के आंकड़े और देश के बरक्स आंकड़े क्या हैं ये आप देखिए। तो इसी में सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार की नीतियां सफल होती तो क्या रोजगार के मामले में बिहार की इतनी बुरी स्थिति होती? क्या बेरोजगारी के मामले में बिहार देश में नंबर 2 पर होता, जबकि 17 साल नीतीश कुमार वहां रहे हैं? अब लोग पूछेंगे कि भाई इन नए वायदों पर भरोसा क्यों किया जाए, जब 17 साल के नीतीश कुमार के राज्य में बिहार का हाल यह है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज यानी IIPS की प्लान पर एक रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट क्या कहती है ये बताता हूं आपको। वो रिपोर्ट ये कहती है कि बिहार के करीब 37 जिलों में 50% परिवार पलायन से प्रभावित हैं। यानी 37 जिले ऐसे हैं जहां लगभग 50% परिवारों से पलायन हुआ है। और पलायन क्यों हुआ है? उनमें से ज्यादा तो पलायन जो हुआ है वो हुआ है रोजगार की वजह से या फिर शिक्षा की वजह से। यानी या तो लोगों को बेहतर कमाई चाहिए होती है या बेहतर शिक्षा चाहिए होती है, तो वहां से बाहर निकल जाते हैं। यह है नीतीश कुमार का बिहार मॉडल। शिक्षा के हालात ये हैं कि 2021 में शिक्षा मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 18 से 23 साल की उम्र की आबादी में सिर्फ 14.5% बच्चे ही कॉलेज जाते हैं। एक उम्र जो कि करियर बिल्डिंग की उम्र होती है, 18 से 23 साल की उम्र में सिर्फ 14.5% बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज जाते हैं। हर 1 लाख की आबादी पर बिहार में 7 कॉलेजेस हैं सर। कुल मिलाकर के बिहार में 17 यूनिवर्सिटीज हैं, 54 पॉलिटेक्निक हैं और 36 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं।
यानी रोजगार के लिए पहले ही युवा पढ़ाई छोड़ देते हैं और दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए चले जाते हैं। जो युवा बिहार में रहकर पढ़ाई करते हैं उनके लिए संसाधन कम है, उन्हें सिर्फ सरकारी नौकरी पर भरोसा रखना होता है क्योंकि उद्योग बहुत बुरी हालत में। एक अहम बिंदु है जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ 10 लाख रोजगार भी देंगे, उसी बिहार में उद्योग बहुत बुरी हालत में है। वहां प्राइवेट नौकरियों की संभावनाएं एकदम खत्म जैसी नजर आती है। और ये हम क्यों कह रहे हैं? बिहार में इंडस्ट्री यानी उद्योग की स्थिति आपको जाननी चाहिए, पाठशाला में बताते हैं आपको। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, नाम है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी IBEF। उसकी भी एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट कहती है कि बिहार में 80% आबादी कृषि उत्पादन के क्षेत्र में लगी है, यानी 80% आबादी खेती से सीधे जुड़ी। सब्जी उत्पादन में बिहार चौथे नंबर पर है, फल उत्पादन में बिहार 8वें नंबर पर है। लेकिन बड़े कृषि उत्पादन की क्षमता को बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार निर्माण से जोड़ा नहीं जा सका। बिहार में फूड प्रोसेसिंग का उद्योग है, लेकिन उस फूड प्रोसेसिंग के उद्योग को भी बड़ा रोजगार नहीं बनाया जा सका। कृषि उत्पादन से जुड़े उद्योग के अलावा बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। बिहार में बड़ा जोर लगाने के बाद भी नए उद्योग नहीं लगाए जा सके। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां बिहार में इन्वेस्टमेंट से दूर रहती हैं, नहीं चाहती बिहार में जाकर अपना पैसा खर्च करना। और सरकार ने भी इंडस्ट्री लगाने में मामले में हाथ खड़े कर दिए। अब बिहार के बजट का अंकगणित क्या कहता है, संख्या क्या कहती है, जरा सुन लीजिए। बिहार का कुल बजट है 2,37,000 करोड़ रुपए। इसी बजट में हर एक मद में पैसा आवंटित किया जाता है। इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट की जो बात जो की जा रही है, जिसके बूते रेवोल्यूशन लाने की बात की जा रही है, उसके लिए आवंटन किया गया 1,644 करोड़ रुपए। सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन राज्य के लिहाज से नहीं है, क्योंकि राज्य के कुल बजट के 1% से भी कम। जब इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के लिए बजट ही नहीं है, जब बजट में रकम ही नहीं दी जाएगी, तो कैसे पता चलेगा कि इंडस्ट्री लाने और रोजगार देने की सही मायनों में कोशिश की भी गई है या नहीं की गई। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कैसे 20 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, यह हम लोग खुद उनसे सवाल पूछें। और यह वादा भी तब जब खुद नीतीश कुमार का रिकॉर्ड रोजगार के देने के मामले में बहुत अच्छा नहीं रहा है। खुद नीतीश कुमार ने 2020 में वादा किया था। अब क्या वादा किया था, जरा पहले आपको वादा बता देते हैं, क्योंकि अंक गणित आपका मजबूत होना चाहिए। नीतीश कुमार के वायदों की बात हम लोग कर रहे हैं। अब वो वादा क्या था नौकरियों को लेकर साल 2020 में, ये देखिए सर। नीतीश कुमार का वादा था साल 2020 में, ईयर आपने देख लिया, वादा क्या था, दावा क्या था कि 15 साल में 6 लाख लोगों को नौकरी दी। 2020 का यह दावा है। इसको आप वादे को आप दावा पढ़ें। ये दावा किया गया था। अब दावा क्या था कि 15 साल में रोजगार कितने दिए गए, लगभग 6 लाख रोजगार दिए गए। अब आपको ये 6 लाख नौकरी बड़ी बढ़िया लग सकती, लेकिन ये 15 साल का है, और अगर प्रति वर्ष का औसत निकालें, प्रति वर्ष का आप औसत देखिए तो लगभग 40,000 का औसत आता है। 40,000 नौकरियां प्रति वर्ष। यह है नीतीश कुमार का अभी तक का लेखा जोखा। हर साल 40,000 नौकरियां दे पाए। अब जब 15 साल का रिकॉर्ड यह कहता है कि 15 साल तक लगातार आप महज 40,000 नौकरियां देते रहे हर साल में, ऐसे में अगले चुनाव तक, यानी अगले 3 साल में आप कैसे 20 लाख रोजगार दे देंगे? सवाल तो वाजिब है, और आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर सवाल पूछा जा रहा है। जब तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, तो उस वक्त खुद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से पूछा था कि भाई पैसा कहां से आएगा? वादा तो आप कर दे रहे हैं, लेकिन पैसा कहां है? आसमान से टपकेगा या फिर नकली नोट छापे जाएगा?
सुनिए जरा कि उस वक्त नीतीश कुमार ने क्या कहा था। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा क्या? राज्य में तो नहीं पैसा होगा। तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं, आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह रेलवे से आएगा? कहां से आएगा? तो अक्टूबर 2020 का बयान है, यानी अब से मोटा मोटा 2 साल पहले का। नीतीश कुमार खुद पूछ रहे हैं भाई पैसा कहां से आएगा? नकली नोट छापेंगे, डकैती करेंगे, क्या करेंगे? कहां से नौकरी लाएंगे? ये नौकरी लाएंगे तो कहां से उनको पैसा देंगे? लेकिन जैसी सत्ता का चरित्र बदला, जैसे ही सत्ता में जो साथी पार्टी है वो बदली, वैसे ही अब सारे इंतजाम नीतीश कुमार को होते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव 10 लाख का वादा कर रहे हैं तो नीतीश कुमार बढ़कर के उनको 20 लाख कर दे रहे हैं। 10 लाख में पूछ रहे थे पैसा कहां से आएगा, तो क्या 20 लाख में नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो 10 लाख नौकरियों के तेजस्वी यादव के वादे को पूरा करने और 10 लाख अन्य रोजगार देने की जब बात कर रहे हैं तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा? अगर वो तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे को पूरा करते हैं तो किस विभाग में कितनी भर्ती होगी और कितना खर्च होता है, वो जरा समझिए आप। अब नौकरियों का खर्च कितना होने जा रहा है ये समझिए जरा, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले तो पूछ लिया था कि भाई पैसा कहां से आएगा। अब इतना पैसा कहां से आएगा ये जरा नीतीश कुमार बताएं, और उसका एक टेंटेटिव आइडिया आपको बता रहे हैं। एक एक करके मैं आपके सामने प्रोफेशन बताता जाऊंगा और उस प्रोफेशन में कितनी भर्तियां होनी है वो बताता जाऊंगा। सबसे पहले आप डॉक्टर्स की बात कर लीजिए। डॉक्टर कितने भर्ती होने हैं? 1,25,000 ये डॉक्टरों की भर्ती होगी। दूसरे नंबर पर आप मेडिकल स्टाफ की बात कर लीजिए, लगभग 2.5 लाख। तीसरे नंबर पर बात कर लीजिए उससे पहले आप इन दोनों की जरा सैलरी खर्च मान लीजिए। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की जो सैलरी की बात कर रहे हैं वो 22 लाख से कुछ 22,000 लाख से कुछ ज्यादा। ये मान के चलिए आप 22,270 करोड़ खाली डॉक्टर्स पर खर्च ही बैठ जाए। इसके अलावा अब आप शिक्षकों की भर्ती की बात कर लीजिए। पहला पैरामीटर पूरा हुआ आपका, ये इसका कुल खर्च हो गया। अब शिक्षकों की भर्ती की बात कीजिए कि शिक्षक में कितनी भर्ती होनी है? लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। आगे बढ़िए, शिक्षकों की भर्ती में कितना खर्चा होगा उसके पहले आपको बताएं। सबसे पहले ये जानिए खर्चा कितना हो जाएगा। ये लगभग 20,252 352 करोड़ ये शिक्षकों की भर्ती का खर्चा है अगर 2.5 लाख शिक्षकों को भर्ती कर लिया जाता। अब अगली बात आती है बिहार की कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। तो भाई आपको पुलिस की भर्ती करनी पड़ेगी। पुलिस में कितनी भर्ती होनी है ये देखिए जरा। पुलिस में जो भर्ती होनी है वो होनी है लगभग 95,000। खर्च है 3,604 करोड़ रुपए। पांचवी आइए इंजीनियर की भर्ती। इंजीनियर लगभग जो पद हैं वो हैं 75,000। कुल मिलाकर के इसमें जो खर्चा बैठने वाला है इंजीनियर की खर्चे के लिए खाली वो लगभग 5,780 करोड़ रुपए। ये मोटा मोटा एक गणित आपको बताया हम लोगों ने कि सिर्फ इन नौकरियों। इसके अलावा चपरासी की भर्तियां हैं लगभग 2 लाख, जिसकी सैलरी पर खर्च आएगा लगभग 6,406 करोड़ रुपए। इन सबको अगर आप मिला देंगे तो कुल जो जमा खर्च बैठता है वो बैठता है 58,415 करोड़ रुपए।
अब बताइए, जो राज्य खाली 1% अपना उद्योग पर खर्च कर रहा हो, वो राज्य बताए कि इसमें चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए इतना पैसा कहां से लाएंगे? क्या इतना खर्च बिहार उठा पाएगा, वो भी तब जबकि बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है? और ये आंकड़े सामने बता रहे हैं आपको कि अगर उन वायदों को पूरा किया जाता है तो आखिरकार हालत क्या होने वाली। बिहार की आर्थिक हालत कैसी है वो जरा आप आसानी से समझ लीजिए। 2020-2021 में बिहार पर कुल कर्ज था 1,77,000 करोड़ रुपए का। 2020-21 में सरकार का कुल खर्च था 1,65,696 करोड़ रुपए का। इन एक साल में बिहार सरकार जितना खर्च कर रही है उससे ज्यादा कर्ज है। 2020-2021 में बिहार सरकार ने सैलरी, पेंशन और ब्याज देने में कितना खर्च किया ये समझिए जरा। सैलरी में कुल गए 20,659 करोड़ रुपए, पेंशन में कुल गए 19,635 करोड़ रुपए, ब्याज देने में गए 12,484 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर के 52,778 करोड़ रुपए के कुल खर्च का लगभग ये 1/3 हिस्सा है। अब से कुछ दिन पहले आरबीआई ने राज्यों की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में बताया गया कि देश के ऐसे 5 राज्य हैं जहां की आर्थिक हालात बेहद खराब है। इन राज्यों की स्थिति जो है वो श्रीलंका जैसी हो सकती है। आपने हाल ही में देखा कि श्रीलंका में वित्तीय हालात क्या हो गए, और इन्हीं 5 राज्यों में बिहार का नाम है। इन 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? इनमें है बिहार, इनमें है केरल, इनमें है पंजाब, इनमें है राजस्थान और इनमें है पश्चिम बंगाल। लेकिन बिहार में वादे पे वादे किए जा रहे हैं। आपको मोटा मोटा खाका बता दिया कि बिहार के वित्तीय हालात क्या है। अब सरकार से सवाल पूछना जिम्मेदारी है आपकी। पाठशाला में आगे बढ़ते हैं और अब मुसलमानों में तलाक के हसन के रिवाज का चैप्टर, जिसमें बैन करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में उठी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर दी। मुस्लिम समाज में सबसे बड़ी कुप्रथा थी 3 तलाक की, जिसमें एक बार में 3 तलाक बोला और शादी तोड़ दी गई। मोदी सरकार ने 2019 में कानून लाई और इस पर रोक लगाई, लेकिन अब भी मुस्लिम समाज में ऐसे कई रिवाज हैं जिससे मुस्लिम समाज की महिलाएं पीड़ित हैं। इनमें से एक रिवाज है तलाक हसन का, जिसे बैन करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पहले यह समझ लीजिए कि तलाक हसन क्या होता है। दरअसल मुस्लिम समाज में तलाक का एक तरीका है तलाक हसन, जिसमें कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को 3 महीने में 3 बार किश्तों में तलाक दे सकता है। इसे या तो लिखकर या फिर बोलकर दे सकते हैं। तीसरी बार तलाक कहने से पहले तक शादी लागू रहती है। जैसे मान लिया अगस्त महीने में मुस्लिम पुरुष ने अपनी पत्नी को एक बार तलाक बोला तो तलाक नहीं माना जाएगा। अगले महीने भी मुस्लिम पुरुष ने अपनी पत्नी को तलाक बोला, अब दोनों के साथ रहने की गुंजाइश रहेगी। लेकिन अगर तीसरे महीने भी मुस्लिम पुरुष ने तलाक बोला तो इसे तलाक मान लिया जाएगा। ट्रिपल तलाक और तलाक हसन में अंतर क्या है यह समझिए जरा। ट्रिपल तलाक में एक बार में तलाक 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 यानी 3 बार तलाक बोलकर या लिखकर दिया जाता है, जबकि तलाक हसन में तलाक की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी होती है। अब आपको बताता हूं कि तलाक हसन की चर्चा क्यों हो रही है, कौन चाहता है कि इस तलाक हसन पर बैन लगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम महिला बेनजीर हिना की तरफ से याचिका दाखिल की गई। साल 2020 में बेनजीर की शादी दिल्ली में रहने वाले यूसुफ नकी से हुई। उनका 8 महीने का बच्चा है। दिसंबर में घरेलू विवाद के बाद बेनजीर को घर से बाहर कर दिया गया। अप्रैल में अचानक उनके पति ने डाक के जरिए चिट्ठी भेजी और तलाक हसन का पहला तलाक दे दिया। इसके बाद अगले 2 महीने में 2 और तलाक के नोटिस भेजे गए। याचिकाकर्ता का कहना है कि तलाक हसन एक तरफा है, यह महिलाओं के साथ भेदभाव है और इस पर रोक लगनी चाहिए। सवाल यह कि क्या तलाक हसन भी ट्रिपल तलाक की तरह बैन होगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में तलाक हसन अनुचित नहीं लगता। महिलाओं को खुला तलाक के जरिए तलाक का अधिकार है। अदालत के दखल के बिना भी आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं, बस मेहर का ध्यान रखना होगा।
हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया, लेकिन तलाक हसन को अनसुलझा छोड़ दिया। अब इस पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को होनी। तलाक हसन को लेकर के लगातार चर्चा है और अब 29 अगस्त को यह सुनवाई होनी। हमारे साथ इस वक्त बेनजीर हिना जुड़ चुकी हैं, जो कि याचिकाकर्ता हैं इसी मामले में। बेनजीर, स्वागत आपका पाठशाला में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी तलाक हसन को लेकर की आपत्ति क्या है, आपकी याचिका क्या कहती है? सर, मेरी याचिका ये है कि जो तलाक हसन है, ये प्रक्रिया 3 तलाक की ही प्रक्रिया है। जो बिद्दत बैन हुआ था, बिद्दत इंस्टेंट होता था कि सामने हस्बैंड है और उसने जो है अपनी वाइफ को अपनी सामने इंस्टेंट उसने 3 तलाक बोल दिया, तलाक तलाक तलाक, और वो तलाक हो गया। जो 2019 में कानून बना था हमारे देश में कि ट्रिपल तलाक बैन हुआ, तो वो ट्रिपल तलाक सिर्फ बिद्दत बैन हुआ था। इस्लाम में या आप कहें मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत के अकॉर्डिंग जो हिंदुस्तान में अभी प्रचलित है, तलाक के 2 फॉर्म और हैं, तलाक हसन और तलाक एहसन। तो मुझे जो मिला है वो तलाक हसन मिला है। तो मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गई हूँ कि ये जो तलाक हसन की प्रक्रिया है, माननीय अदालत के पास ये भी 3 तलाक का ही प्रारूप है और आप इसको भी बैन करिए। ये 3 तलाक बैन नहीं हुआ, कोई हमें रिलीफ नहीं मिला, बस इतना रिलीफ हो गया कि सामने ना होकर ये जो है मंथली इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। 3 बार मंथली इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। सेम वही है कि जो वाइफ है, पत्नी है, उसको कहीं अपनी बात रखने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, उसकी कहीं से कोई सुनवाई नहीं है, हस्बैंड की इसमें कोई देनदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल एक तरीके से जैसे ट्रिपल तलाक होता था, बिद्दत होता था, वैसे ही ये तलाक हसन है। और मेरी ये मांग है, मेरी ये प्रार्थना है कि इसको भी जैसे बिद्दत बैन किया था और तलाक हसन को भी वैसे ही आप बैन। ठीक है, कोर्ट इस मामले में संवेदनशीलता से जरूर चर्चा करेगा, हम ये उम्मीद करते हैं। इन्हें दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या स्थितियां बनी जो आप इस मुहिम को लेकर, इस याचिका को लेकर के आगे बढ़ी? सर, मैं खुद पीड़िता हूँ। मैं 7 दिसंबर 2020 को अपने पति के घर से निकाली गई थी। लड़ाई झगड़ा हुआ था हमारा काफी उस दिन, और उस दिन मैं उनके घर से निकाली गई थी। उन्होंने साफ ये कह दिया था, इस घर पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ये मेरा घर है, मैं चाहे तुम्हें जैसे भी रखूं या नहीं रखूं। तो उस दौरान हमारा लड़ाई झगड़ा हुआ और मैं 7 दिसंबर 2021 को उनके घर से निकाली गई। उसके बाद हमारे बीच कोई डायलॉग, मिलना जुलना, बातचीत, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई राब्ता कायम नहीं हुआ जी। उस दौरान मेरे साथ मेरा बेटा है अली, तब 3.5 महीने का था। 7 दिसंबर को मेरा बेटा, इसके लिए भी कोई बातचीत नहीं हुई। मेरा तो छोड़ दीजिए, 3.5 महीने के बेटे को लेके भी कोई बातचीत नहीं हुई। पहला जो संवाद हुआ उनकी तरफ से, मैं आपको ये बता दूं, वो तलाक था। 19 अप्रैल को उन्होंने पहली चिट्ठी चलाई जो मुझे 23 अप्रैल को मिली जी। वो जो चिट्ठी थी वो किसी भी लीगली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं थी, ना किसी शरीयत कोर्ट के थ्रू थी, कोई भी उसमें लीगैलिटी नहीं थी। बस एक मेरे पति खुद दिल्ली में एडवोकेट है, यूसुफ, और उन्होंने अपना ही कलीग को अपना एडवोकेट बनाया। जीएम अख्तर नाम है उनका। जीएम अख्तर का लेटर हेड था और उस लेटर हेड पे लिखा हुआ था कि जीएम अख्तर मुझे डिवोर्स दे रहे हैं मेरे हस्बैंड के बिहाफ पर, और ये तलाक हसन है, और ये तलाक हसन की पहली प्रक्रिया, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट हम अदायगी कर रहे हैं, बाकी का आपको आगे 2 महीने में कर देंगे। तो मुझे भी नहीं पता था, मैं बड़ी श्योर थी, कॉन्फिडेंट थी कि जो 3 तलाक है वो तो हिंदुस्तान में बैन हो चुका है और ये क्या है। लेकिन जब मैंने पढ़ा, मैं काफी लोगों से कांटेक्ट में गई, एडवोकेट्स थे, मुस्लिम स्कॉलर थे, तो मुझे पता चला कि अभी भी तलाक हसन जो है वो अभी भी मौजूद है, मुस्लिम एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, एज पर शरीयत। मुझे आप ये भी बताइए कि इस मुहिम में आप आगे बढ़ रही हैं, क्या और भी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की हो या जो खुद ऐसी स्थिति से जूझ रही हो? जी, मैंने 2 मई को PIL अपनी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद और भी महिलाएं आई हैं जो मेरे से कांटेक्ट में हैं, और एक नाजरीन निशा नाम की मुंबई की महिला है, वो सुप्रीम कोर्ट आ चुकी हैं ऑलरेडी। उनकी PIL, ये जो लास्ट वीक उनकी PIL सुप्रीम कोर्ट में पड़ चुकी है, वो भी तलाक हसन की पीड़िता है, और बाकी अभी और आएंगी।
और मेरे से टच में है, कुछ तो इतनी परेशान हालत में है कि उनको ये बता दिया जाता है कि यही इस्लाम है, यही तुम्हारी किस्मत है, यही नियति है। जो शौहर ने कह दिया बस ये लास्ट है और वो मजाजी खुदा है, इसके आगे तुम्हें नहीं बढ़ना। तो कुछ तो इतनी परेशान है जिनको ये जो मेरा मजहबी समाज है वो कोर्ट तक आने के लिए रोक रहा है। या तो उनको ये धमकियां मिल रही है उन लड़कियों को कि तुम्हें इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा अगर तुम कोर्ट तक बढ़ी। क्या ऐसी कोई धमकी हिना आपको भी मिली है अभी तक? जी, क्या ऐसी कोई धमकी आपको भी पहुंची है अभी तक? हाँ, मुझे आई धमकी। मेरी PIL के बाद सर मुझे कई सारी धमकियां आई, मुझे फोन कॉल्स आए कि ये तुम जो अपनी PIL है वापस ले लो, तुमको इस्लाम से खारिज कर देंगे। फिर उन्होंने देखा कि मेरा परिवार जो है मेरा साथ दे रहा है, मेरे परिवार को धमकी आई कि तुम अपनी बेटी का साथ मत दो वरना तुमको भी इस्लाम से हम खारिज कर देंगे, हम फतवा जारी कर देंगे कि ये जो लड़की है और इसके जो माँ बाप हैं वो क्योंकि तलाक हसन के खिलाफ खड़े हैं तो ये इस्लाम के अगेंस्ट है, तो इस लड़की को इस्लाम से निकाल दो। मैं खुद अपने हस्बैंड की बात करूं यूसुफ नकी की, तो उनके फेसबुक प्रोफाइल पे उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि अगर मेरी वाइफ ये मेरा तलाक हसन नहीं मानती है तो वो चाहे तो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। जिन लोगों ने धमकी दी हिना आपको, उनमें से किसी को आप जानती हैं पहले से? जिन लोगों की धमकियां उनको जानती भी हूं और जो ऐसे लोगों के आए उनको नहीं भी जानती। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मुस्लिम स्कॉलर्स मुझे फोन कर कह रहे हैं कि तुम तलाक हसन के अगेंस्ट खड़ी हुई हो, तुम्हें पता है जितने हिंदुस्तान में 25 करोड़ जो मुसलमान हैं उनकी हाय बद्दुआ लोगी, तुम दोज़ख में जाओगी, तुम तलाक हसन के अगेंस्ट खड़ी हो। और जो यूसुफ मेरे हस्बैंड के तरफ से उसकी फैमिली उसका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों की मुझे धमकी आई कि तुमको बदनाम कर देंगे, तुमको इस तरीके का कर देंगे, तुम गंदी औरत हो, तुम हो ही गंदी, तुम खड़ी हो गई इसलिए तुम्हारे शौहर ने तो है तुमको तलाक दे दिया, तुम कोर्ट तक बढ़ गई। हिना, आपने बताया कि कुछ और ऐसी भी औरतें हैं जो आपके साथ इस लड़ाई में आपके साथ है, जिनके साथ ही तलाक हसन की घटना हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके पक्ष को कोर्ट बेहतर तरीके से सुनेगा और कोर्ट इस मामले में सकारात्मक निर्णय देगा जो कोर्ट की निगाह में सही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिना आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो पाठशाला में अब टेक्नोलॉजी की क्लास की बात करते हैं, जिसमें बताएंगे कैसे अब एयरपोर्ट पर आपका चेहरा ही आपका बोर्डिंग पास बनने वाला है। जब भी आप हवाई यात्रा करते हैं तो उसमें कई चरण में आपको चेकिंग से गुजरना होता है। इस चेकिंग प्रक्रिया में आपके दस्तावेज भी चेक होते हैं, जैसे एयरपोर्ट में एंट्री के वक्त भी दस्तावेजों के जरिए आपकी पहचान होती है। लेकिन अब एयरपोर्ट पर ऐसी तकनीक लागू की जा रही है जिससे यात्रियों को ना तो अपना पहचान पत्र और ना ही बोर्डिंग पास साथ लेकर चलने की जरूरत होगी। सब कुछ डिजिटली चेक हो जाएगा और आपके चेहरे से आपकी पहचान हो जाएगी। 15 अगस्त से बेंगलुरु और वाराणसी के एयरपोर्ट पर इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। डिजी यात्रा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। डिजी यात्रा को आसानी से समझने के लिए आपको एक वीडियो दिखाता हूं। एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट पर एक चेकिंग पॉइंट पर मौजूद हैं। वो एक मशीन के सामने खड़े हैं। मशीन उनके चेहरे को स्कैन करती है और इसकी तकनीक से यात्रियों की पहचान। उनके अपने साथ कोई पहचान पत्र लेकर चलने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये आपने एक वीडियो देखी, अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। यह है बेंगलुरु एयरपोर्ट की वीडियो। एयरपोर्ट पर एक मशीन लगी है, मशीन में एक सेंसर लगा है। यह है बायोमेट्रिक सिस्टम जो किसी व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे, आंख, मुंह के कॉम्बिनेशन से करता है। यात्रियों की जानकारी मशीन के डेटाबेस में जमा है। जब यात्री मशीन के आगे अपना चेहरा लाते हैं तो मशीन अपने डेटाबेस की जानकारी से आपके चेहरे का मिलान करती है। इसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। इस तकनीक से सिक्योरिटी चेकिंग पेपरलेस हो जाएगी। सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग गेट पर भी फेस रिकॉग्नाइजिंग कैमरे से आपकी यात्रा से जुड़ी डिटेल और पहचान सुनिश्चित कर ली जाएगी। अब डिजी यात्रा के जरिए आपकी हवाई यात्रा कैसे आसान हो जाएगी, ये आपको बताते हैं। आपका चेहरा ही आपका क्या क्या आइडेंटिफिकेशन प्रूफ बन जाएगा, ये आपको बताते हैं। आपको क्या क्या प्रूफ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहला आपका आईडी प्रूफ
आपको लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी, यह आपकी पहचान वहीं कर ली जाएगी। दूसरा, आपका वैक्सीनेशन प्रूफ, कि आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं हैं, यह आपको लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी, यह वहीं होगा। और तीसरा, आपका बोर्डिंग पास, यह भी आपको चलकर लेकर चलने की जरूरत नहीं है, यह भी उसी से स्कैन कर लिया जाएगा। डिजी यात्रा की सुविधा का इस्तेमाल कैसे करना होगा, यह भी आपको जानना चाहिए। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। आधार की जानकारी के साथ आप इस ऐप पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपको आधार कार्ड के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी अपनी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको अपने बोर्डिंग पास को क्यूआर कोड या बार कोड से स्कैन करना होगा। ऐप पर रजिस्टर करने के साथ ही आपकी डिजी यात्रा आईडी बन जाएगी। इसमें आपका नाम होगा, ईमेल आईडी होगी, पहचान की जानकारी होगी, मोबाइल नंबर होगा, ये सब जानकारी दर्ज हो जाएगी। एयरपोर्ट पर एंट्री के वक्त यात्रियों को ई गेट पर अपना बोर्डिंग पास स्कैन कराना होगा। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से आपकी पहचान सत्यापित होगी। और डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। जो यात्रा इससे करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं कर सकते। वो यही रूटीन तरीका जो है उसको अपना सकते हैं। इसको फेज वाइज इंप्लीमेंट किया जा रहा है। डिजी यात्रा का पहला फेज क्या है, वाराणसी और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लागू किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी घरेलू यात्रियों के लिए टर्मिनल 3 पर इसको शुरू किया गया। इसके अलावा पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की सुविधा अगले साल मार्च तक शुरू हो जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली का 8 सेकंड का ये वायरल वीडियो जिसने भी देखा वो दंग रह गया। आजादी का जश्न मन रहा है, भीड़ जमा है। एक व्यक्ति सिर पर पटाखों का पूरा डिब्बा लेकर खड़ा है। उसमें आग लगाई गई और फिर जो हुआ उसने यहाँ मौजूद हर किसी की रूह को कंपा दिया। 15 अगस्त को दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लापरवाही दिखाना इस युवक को भी भारी पड़ा और आसपास मौजूद लोगों को भी अंजाम भुगतना पड़ा, जिससे पटाखे उसी के ऊपर गिर गए और आग लग गई, जिससे युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन देखना इसलिए भी जरूरी है ताकि देश के दूसरे हिस्से में लोग इससे सबक लें और ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। ये किसी चिड़ियाघर की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में शिवपुरी के शहरी इलाके की तस्वीर है। यहाँ भीषण बारिश के बाद चांदपाड़ा झील से नालों में बहता हुआ एक भारी भरकम मगरमच्छ मोहल्ले में आ गया। काफी मशक्कत के बाद जाकर इस मगरमच्छ पर काबू पाया जा सका। अब आपको मध्य प्रदेश के शिवपुरी के बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लेकर चलते हैं। यहाँ भी लोगों में मगरमच्छ को लेकर खौफ दिखा। तस्वीरें दहशत पैदा करने वाली हैं, क्योंकि एक तो यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव वाले परेशान हैं, ऊपर से इस पानी में अब मगरमच्छ भी नजर आया है, जिससे दहशत काफी ज्यादा बढ़ गई है। गाजियाबाद में यह मगरमच्छ लोनी के पचायरा गांव में देखा गया है। मगरमच्छ का ये वीडियो गांव वालों ने खुद बनाया। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग सतर्क हो गया और लोगों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए। मौका था जश्न आजादी का, गाना बजना चाहिए था देशभक्ति से जुड़ा, लेकिन जब डीजे पर बजने लगा सुपरहिट भोजपुरी सॉन्ग तो फिर पूछिए ही मत। आईआईटी बीएचयू में छात्रों ने किस कदर डांस किया, क्या छात्र क्या छात्राएं, सभी ने जमकर ठुमके लगाए। इसके बाद ये मामला गर्मा गया। कहा गया कि छात्रों ने यहां अमृत महोत्सव के मौके पर अश्लील डांस किया, जिससे कैंपस का माहौल खराब हुआ। छात्र संगठनों ने मामले में कार्रवाई की मांग की। एनएसयूआई बीएचयू यूनिट ने आईआईटी डायरेक्टर को पत्र लिखा। कार्रवाई नहीं होने पर डायरेक्टर ऑफिस के घेराव की धमकी दी। कहा कि कैंपस में अश्लील गानों पर डांस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एक घर के अंदर जुटी हैं 8 से 10 महिलाएं। लगभग हर महिला के हाथ में लाठी या डंडा और एक दूसरे की जमकर पिटाई करती यही महिलाएं। जोर जोर से लाठी डंडे चलने की आवाजें सुनिए। पिटाई इतनी जोरदार हो रही है कि चीख चिल्लाहट मची है। मारते मारते कुछ महिलाएं दूसरी महिलाओं को घर से बाहर कर देती हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि लुंगी पहने एक पुरुष भी इस घर में खड़ा हुआ है। वो दूर से तमाशा देख रहा है, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसके बाद सामने आती है अस्पताल की तस्वीर, जहां एक बुजुर्ग महिला का सिर फटा हुआ है, वो खून से लथपथ है। दूसरी महिला अस्पताल के बिस्तर पर बेसुध पड़ी है। लाइव पिटाई का ये वीडियो गाजियाबाद के लोनी इलाके से वायरल हुआ। पुलिस के मुताबिक ये मामला किराएदार और मकान मालिक के बीच का है। एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़। नहीं, यहाँ तो थप्पड़ों की बारिश हो रही है। थप्पड़ों से मन नहीं भरा तो धक्का देकर जमीन पर पटक दिया, लेकिन यहाँ तो इसके बाद भी नहीं रुके। लगता है सिर पर खून सवार है, तभी तो ये बेकाबू हो चुके हैं। सरेआम संग्राम की ये तस्वीर पंजाब के जालंधर से आई, जहां बस स्टैंड में सवारी उठाने को लेकर बस वाले आपस में ही भिड़ गए। मामला 15 अगस्त का है, जब पूरा शहर जश्न आजादी के रंग में रंगा था। हर कोई तिरंगे को शान से लहरा रहा था, लेकिन यहां सवारी चढ़ाने को लेकर बस कर्मचारी आपस में ही मारपीट करने लगे। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐसी घटना वाकई शर्मनाक है। जमीन से आसमान की ओर ड्रोन उड़ाया गया। जमीन पर बख्तरबंद गाड़ियों की हलचल दिखी। पानी में भी भारतीय शूरवीरों की पेट्रोलिंग जबरदस्त थी। यानी जमीन, आसमान और पानी, हर जगह भारतीय सेना ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई। लेकिन सवाल है कहां? तो जवाब है लद्दाख में। लद्दाख के पैंगोंग इलाके में भारतीय सेना की ये बोट अनोखी बताई जा रही है, जो एक समय में 35 कॉम्बैट ट्रूप्स को लेक के किसी भी हिस्से में बहुत ही कम वक्त में पहुंचा सकती है। जमीन, आसमान और झील में सेना की ये चौकसी असल में चीन के खिलाफ है। हाल के दिनों में ताइवान को लेकर चीन की बौखलाहट पूरी दुनिया ने देखी है, और चीन ऐसे में अपनी खींच को वापस लद्दाख में न निकाले, दोबारा गलवान जैसी हिमाकत न कर पाए, इसके लिए भारतीय सेना की जवाबी तैयारी पूरी है। लद्दाख के पैंगोंग में पराक्रम की ये तस्वीरें इसी तैयारी को दर्शा रही हैं। पहाड़ों से सैलाब आ रहा है। सैलाब के साथ अथाह मलबा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। दो लोग जान बचाने के लिए बिल्कुल किनारे चल रहे हैं, लेकिन तभी इनमें से एक व्यक्ति सैलाब में बहने लगता है। उसे बचाने के लिए सफेद कुर्ता पायजामा पहने दूसरा व्यक्ति उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। पानी में बहते व्यक्ति का हाथ पकड़ भी लेता है, लेकिन बहाव इतना तेज है कि वो भी साथ में बहता चला जाता है। अफगानिस्तान के कई हिस्सों में इस वक्त बाढ़ बारिश मुसीबत बनी हुई है। बाढ़ बारिश से सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि आधी दुनिया परेशान है। ये दूसरी तस्वीर टर्की के इस्तांबुल से आई, जहां बीच बाजार सैलाब आया। इस्तांबुल में पानी का प्रचंड प्रहार देखने को मिला, और हैरान परेशान सड़क किनारे खड़े लोग इस मंजर को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करने लगे।